साहब अम्बेडकर ने कहा कि जिस दिन SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोग इकट्ठा हो जाएंगे, उस दिन गोविंद बल्लभ पंत जैसे लोग हमारे समाज के पैरों की जूती के फीते खोलने में गर्व महसूस करेगा, गर्व महसूस करेगा। और उसी विचारधारा को माननीय कांशीराम साहब ने आगे बढ़ाने का काम किया था। उसी विचारधारा को माननीय कांशीराम साहब ने आगे बढ़ाने का काम किया। एक समय ऐसा आया कि बहन जी के पैरों को छूने में ये मनुवादी लोग गर्व महसूस करते थे। इस बात महोत्सव में माननीय कांशीराम साहब का मूर्ति अनावरण दिवस भी है, जो कि उनकी मूर्ति स्थापित की गई। और माननीय कांशीराम साहब एक ऐसे महान शख्स थे जिनको भुला देना हमारे लिए बड़ी कृतज्ञता होगी। कांशीराम साहब ने हमारे समाज के लिए, समाज के हित के लिए और देश के हित के लिए जो कार्य किए वो बहुत ही महान कार्य थे। लेकिन जो उनके कार्य थे, जो उनके उद्देश्य थे, जो उनके जीवन का मकसद था, क्या उस मकसद को पूरा करने के लिए हम कार्य कर रहे हैं, या फिर जो लोग माननीय कांशीराम साहब का वारिस होने का राग अलापते हैं कि मैं माननीय कांशीराम साहब का वारिस हूँ, मैं उनसे यह पूछना चाहती हूँ कि माननीय कांशीराम साहब के जो उद्देश्य थे, जो विचारधारा थी, जो मकसद थी, उसको पूरा करने का कार्य कर रहे हैं। तो सवाल खड़ा होता है कि नहीं कर रहे हैं, सवाल खड़ा होता है नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज हम माननीय कांशीराम साहब को इसलिए याद करते हैं कि उन्होंने देश के हित में और समाज के हित में बहुत बड़े महान कार्य किए थे, जिसकी वजह से आज हम उनका मूर्ति अनावरण करके उन्हें याद करने का काम कर रहे हैं। आज इस महोत्सव के अवसर पर मैं माननीय कांशीराम साहब के जीवन और उनके उद्देश्य तथा उनके मकसद के विषय में बात करने का काम करूंगी। साथियों, माननीय कांशीराम साहब का जन्म पंजाब प्रदेश के रोपड़ जिले के खवासपुर गांव में हुआ था 15 मार्च 1932 को। 15 मार्च 1932 को उनका जन्म हुआ और BSc करने के बाद वो देहरादून चले गए। जब माननीय कांशीराम देहरादून चले जाते हैं तो देहरादून में पंजाब के एक साथी थे ज्ञानी परशुराम जी। ज्ञानी परशुराम जी पहले से वहीं पर नौकरी कर रहे थे और माननीय कांशीराम साहब उनके आवास पर ठहरे हुए थे। उनके आवास पर ठहरे हुए थे। 6 दिसंबर 1956 की बात है। सुबह का समय था और माननीय कांशीराम साहब उनके घर पे बैठे हुए थे। सुबह के समय ही ज्ञानी परशुराम जी अखबार पढ़ रहे थे और जब वो अखबार पढ़ रहे थे, ज्ञानी परशुराम जी अखबार पढ़ते ही वह बहुत जोर जोर से रोने लगे, बहुत तेजी से रोने लगे। तब माननीय कांशीराम साहब ने देखा कि मानिए ज्ञानी परशुराम जी क्यों रो रहे हैं, आखिर कौन सी ऐसी बात हो गई, अखबार में कौन सी ऐसी चीज आई है जिसको पढ़ करके वो जोर जोर से रो रहे हैं। उनके पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप अखबार में कौन सी ऐसी बात है जिसको पढ़ करके आप इतनी तेज से रो रहे हैं। तो ज्ञानी परशुराम जी ने कहा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का देहांत हो गया। तो कांशीराम साहब को यह सुन करके बड़ा आश्चर्य हुआ और वो कहते हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, आखिर ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कौन थे जिसके लिए आप इतना रो रहे हो। तो साथियों, हम ये कहना चाहते हैं कि उस समय की जो सरकार थी, सिलेबस में एक भी पाठ बाबा साहब अम्बेडकर के विषय में नहीं रखा था, इसीलिए कांशीराम साहब को इस बात की जानकारी नहीं थी बाबा साहब अम्बेडकर के संबंध में। और साथियों, बाबा माननीय कांशीराम साहब को जो नौकरी मिली थी, वो नौकरी उनकी योग्यता के आधार पर बहुत छोटी थी, बहुत छोटी थी। इसलिए लगातार वो परीक्षाएं दे रहे थे और जिसका परिणाम यह होता है कि माननीय कांशीराम साहब की नौकरी पूना में लग गई। पूना में डिफेंस नाम की फैक्ट्री थी जहां विस्फोटक पदार्थ बनाए जाते थे, वहां पर उनकी नौकरी लग जाती है और वो फिर देहरादून छोड़ करके पूना चले जाते हैं। जब वो पूना चले जाते हैं तो पूना में पहले से ही राजस्थान के माननीय डीना भाना जी और नागपुर के DK खापर्डे जी पहले से ही नौकरी कर रहे थे। वो वहां पर पहले से ही नौकरी कर रहे थे। तो डीना भाना जी बहुत ही
मार्शल कौम के थे, लड़ाकू कौम के थे, इसलिए कंपनी के SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन का अध्यक्ष उन्हें बनाया गया। अध्यक्ष उन्हें बनाया गया था। तो साथियों, उस कंपनी का जो जनरल मैनेजर था वो तमिलनाडु का रामचंद्रन था। रामचंद्रन जो एक मरवाड़ी व्यक्ति था, वो जनरल मैनेजर के तौर पर वहां पर था। उस कंपनी में कौन सी छुट्टी होगी, कौन सी छुट्टी नहीं होगी, इसके लिए कंपनी के मैनेजमेंट में एक बैठक हुआ करती थी और उसमें तय किया जाता था कि कौन सी छुट्टी घोषित की जाए, कौन सी छुट्टी ना घोषित की जाए। और उसमें माननीय कांशीराम साहब को भी बुलाया गया था। माननीय कांशीराम साहब उस कार्यक्रम में उपस्थित जब होते हैं तो सब लोगों ने अपनी बातें रखी। माननीय कांशीराम साहब ने अपनी बात रखी, क्या रखी कि मुझे भी 14 अप्रैल के लिए बाबा साहब अम्बेडकर के जन्म दिवस की छुट्टी चाहिए, इसकी भी छुट्टी घोषित की जाए। लेकिन रामचंद्रन और जो कमेटी था वो इस बात को नहीं माना, वो इस बात को नहीं माना। फिर कांशीराम साहब क्या करते हैं, उन्होंने उस जो प्रस्ताव घोषित हुआ था छुट्टी का, उस पे उन्होंने सिग्नेचर नहीं किया। सिग्नेचर नहीं किया क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि आप लोगों ने तो अपने महापुरुषों की छुट्टी तो घोषित कर दी, लेकिन हमारे महापुरुष डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की छुट्टी घोषित नहीं कर रहे हो, इसलिए मैं इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने वाला नहीं हूँ। बहुत प्रयास करने के बाद भी उन्होंने उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं किया। फिर क्या होता है? फिर साथियों, होता यह है कि अगले दिन माननीय कांशीराम साहब को जनरल मैनेजर रामचंद्रन ने अपने ऑफिस में बुलाया और बुला करके उनको सस्पेंड कर दिया, उन्हें निलंबित कर दिया। जब उन्हें निलंबित कर देते हैं तो SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन के साथियों ने सोचा कि अब क्या किया जाए। अब तो माननीय डीना भाना जी को तो सस्पेंड कर दिया गया है, अब क्या होगा? तो सस्पेंड वापस हो, खत्म हो, निलंबन वापस लिया जाए, इसके लिए जवाब लिखना था। अब जवाब कौन लिखे, सवाल यह खड़ा होता है। तो इसके लिए DK खापर्डे को चुना गया कि DK खापर्डे जी आप ही निलंबन का जवाब लिखिए। DK खापर्डे ने निलंबन का जवाब लिखा और अंग्रेजी में लिखा। जब अंग्रेजी में लिखा, वो प्रस्ताव जब जाता है तो रामचंद्रन सोचता है कि अरे ये डीना भाना तो ये तो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी है, इन्हें तो अंग्रेजी आती नहीं, तो अंग्रेजी में वो निलंबन का जवाब कैसे लिख सकते हैं? तो इसके लिए छानबीन शुरू होती है। जब छानबीन शुरू होती है तो पता चलता है निलंबन का जो जवाब है वो कौन लिखा है, वो DK खापर्डे जी लिखे। DK खापर्डे जी लिखे। अगले दिन क्या होता है, DK खापर्डे जी को भी सस्पेंड कर दिया जाता है, उनको भी सस्पेंड कर दिया जाता है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि डीना भाना जी भी सस्पेंड हो गए और DK खापर्डे भी सस्पेंड हो गए। फिर मैनेजमेंट के कमेटी के लोगों ने फिर बैठक किया, SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन के लोगों ने फिर बैठक किया और कहा अब क्या किया जाए। और तब तक माननीय कांशीराम साहब एक अधिकारी के रूप में वहां ज्वाइन कर चुके थे। कुछ लोगों ने मशवरा दिया कि अपने एक समाज के अधिकारी आए हुए हैं, उनसे मिलना चाहिए। तो 8-10 साथी कांशीराम साहब से मिलने के लिए जाते हैं और सारी बात बताते हैं। जब सारी बात बताते हैं, उन्होंने सारी बातें सुनी, सुन करके उन्होंने उनको डांट करके भगा दिया, डांट करके भगा दिया, भाग जाओ यहाँ से। अब वो सारे साथी वापस आ जाते हैं। फिर कंपनी के गार्डन में बैठ करके वो प्रस्ताव करते हैं कि आखिर कांशीराम साहब ने हमें भगाया क्यों? उन्होंने हमारी मदद नहीं की, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन भगाया क्यों, ये बात समझ में नहीं आती है। फिर उन लोगों ने हिम्मत किया, चलो अगले दिन उनसे मिलते हैं। जब अगले दिन सब वो साथी फिल्म करके जाते हैं तो उनसे पूछते हैं कि साहब आपने मेरी मदद नहीं की, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन आपने भगाया क्यों, ये बात समझ में नहीं आई। तो माननीय कांशीराम साहब ने कहा कि मैं देखना चाहता था, आप मैनेजमेंट से लड़ाई लड़ने की बात मुझसे कह रहे थे और जब मैं लड़ाई शुरू करता तो तुम लोग मैदान छोड़ करके भाग जाते। जब तुम्हें मैदान छोड़ करके भागना ही था तो मैंने तुम्हें पहले ही भगा दिया, मैंने तुम्हें पहले ही भगा दिया। तो उन लोगों ने कहा कि साहब हम भागने वालों में से नहीं है, हम भिड़ने वाले में से लोग हैं। तो कांशीराम साहब ने कहा कि ठीक है, मैं ये देखना चाहता हूँ कि आप लड़ने वाले
लोगों में से हो कि भिड़ने वाले लोगों में से। कांसीराम साहब ने कहा ठीक है, कल मैं रामचंद्रन के ऑफिस में जाऊंगा, जो जनरल मैनेजर है, सबसे बड़ा अधिकारी है, मैं उससे मिलने के लिए जाऊंगा। पहले मैं निलंबन वापस लेने की बात करूंगा, अगर वो मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं वहीं पर उसकी पिटाई करूंगा, वहीं पर उसकी पिटाई करूंगा। लेकिन इसके लिए एक शर्त है, शर्त यह है कि ऑफिस के 2 दरवाजे हैं, एक दरवाजे पर डीके खापटे जी खड़े रहेंगे और एक दरवाजे पर डीना भाड़ा जी खड़े रहेंगे। तो उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा ऐसा कि तीसरा कोई व्यक्ति वहां पर पहुंचना नहीं चाहिए, अगर तीसरा व्यक्ति वहां पर पहुंच जाएगा तो वो गवाह बन जाएगा और तुम लोग अपनी आंखों से देखोगे कि मैं अन्याय करने वालों को कितना पिटाई करता। ठीक यही हुआ। कांसीराम साहब रामचंद्रन से बात करते हैं, 4-5 मिनट की बात होती है। उसके बाद रामचंद्रन निलंबन वापस लेने की बात नहीं करता, तो कांसीराम साहब वहीं पर रामचंद्रन का बाल पकड़ते हैं और मेज पर पटक देते हैं और इतना पिटाई करते हैं, उसकी इतनी पिटाई करते हैं कि उसके नाक और कान से खून बहने लगता है, नाक और कान से खून बहने लगता है। तब डीके खापटे और डीना भाड़ा जी ने सोचा कि अब तो इनको पूरी तरह से मार ही डालेंगे, इसलिए इनको बचाना चाहिए, फिर जाकर के छुड़ाते हैं। साथियों, समय का बहुत अभाव है, मैं शॉर्टकट में थोड़ी सी बातें और बताना चाहती हूँ कि मानवर कांशीराम साहब एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने समाज को चलाने के लिए एक ऐसा काम किया। और आपको बता दें कि शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का कार्यक्रम जब लखनऊ में था और बाबा साहब वहां पर आए थे, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने उस कार्यक्रम में बोलते हुए कहा था, और उस समय उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री था गोविंद बल्लभ पंत था और वो भी उसी मंच पर उपस्थित था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि जिस दिन SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोग इकट्ठा हो जाएंगे, उस दिन गोविंद बल्लभ पंत जैसे लोग हमारे समाज के पैरों की जूती के फीते खोलने में गर्व महसूस करेगा, गर्व महसूस करेगा। और उसी विचारधारा को माननीय कांशीराम साहब ने आगे बढ़ाने का काम किया था, उसी विचारधारा को माननीय कांशीराम साहब ने आगे बढ़ाने का काम किया। एक समय ऐसा आया कि बहन जी के पैरों को छूने में ये मनुवादी लोग गर्व महसूस करते थे, लेकिन आज वर्तमान में वो खंडित हो गया। ये खंडित क्यों हुआ? ये हमारी बहन मायावती जी की नीतियों के कारण हुआ। हमें इस बात को समझना चाहिए कि हमें केवल SC, ST के लोगों को इकट्ठा करने से हमारे समाज का भला नहीं होगा, बल्कि हमें SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोगों को लेकर के ही चलना होगा। और साथियों, हमें इस बात को समझना होगा कि आज वर्तमान में जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था आपके समाज के विरोध में है, वो आपको बेचने का काम कर रही है। आने वाले 2024 का जो समय होगा, वो समय आपकी जो आने वाली नस्लें हैं उसको बर्बाद करने की पूरी प्लानिंग बना चुका है। विकास के नाम पर आपको ठगने का काम किया जा रहा है। क्या यही विकास होता है? हमारी बहनों के ऊपर आज अन्याय बलात्कार हो रहा है, लाचारी है, बेगारी है, अन्याय है, बलात्कार है, भ्रष्टाचार है, भुखमरी जैसी है। क्या इसी को विकास कहते हैं? अगर इसको विकास कहते हैं तो हमें विकास नहीं चाहिए, बल्कि हमें देश का विकास नहीं, हमें हमारे समाज का विकास चाहिए। और विकास के लिए आप लोगों को कार्य करना होगा, क्योंकि मैं अपनी कुछ ही बातें करके अपनी बातें खत्म करना चाहती हूँ और अपने समाज को यह संदेश देना चाहती हूँ कि अपने हक के लिए लड़ना, अपने हक के लिए लड़ना होगा, वरना क्या होगा जानते हो? मतलब अपने समाज के लिए आपको लड़ना होगा, वरना क्या होगा आप जानते हो? आप नहीं जानते हो। सिस्टम में बैठे हुए जो मगरमच्छ है, वो आने वाले समय में आपके बच्चों की नस्लों को बर्बाद कर देंगे, आपके बच्चों को खा जाएंगे। इसलिए आपको लड़ना होगा, अपने हक और अधिकार, मान सम्मान, स्वाभिमान के लिए लड़ना होगा। यदि आप अपने समाज को, अपने बच्चों को बचाना चाहते हो, उनके भविष्य को बताना चाहते हो, तो मेरे बहनों, आप लोगों को, हम लोगों को 50% पुरुषों के साथ 50% जो महिलाएं हैं, उनको भी कदम से कदम मिला करके चलना होगा। समय का अभाव होने के कारण मैं अपनी बातें यहीं पर खत्म करती हूँ। आप लोगों ने हमारी बातें ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय।